करेंगे। अब मुद्दा यहाँ पे आपका खत्म होता है जो था ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया, जहां पे बहुत सारी लड़ाइयाँ की। लड़ाइयों के बाद इन्होंने ब्रेक कर दिया और ब्रेक के बाद फिर से लड़ाइयाँ की। अब दूसरा यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव शुरू होगा, वो है ट्रीटीज। बहुत सारी संधियां होती है, वही संधियों में से हम लोग 2 संधि देखने की कोशिश करेंगे। एक तो है सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस, एंड द सेकंड वन इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चूक के सिद्धांत या खालसा नीति कहते हैं उसको। ओके, अब देखने की कोशिश करेंगे सब्सिडरी अलायंस क्या है, और उसके बाद एक और आएगा जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दोनों के दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य का यहाँ पे जब किस तरह से विस्तार होता है, उसके पीछे ब्रिटिश डिप्लोमेसी को बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट बोली जाती है। द डिप्लोमेसी दैट वाज यूज्ड, डिप्लोमेसी इज वन सच एस्पेक्ट जो अंग्रेज बहुत अच्छी तरह से यूज करते। मिनिमम वॉर्स वर फॉट बाय द ब्रिटिशर्स, हो सके तब तक डिप्लोमेटिक टूल यूज करो। एक्सट्रीम केसेस के अंदर जब आप जाओगे तभी जाके आप लड़ाई करोगे। इनिशियली पहले लड़ाई की जाती है, लड़ाई करने के बाद एक खौफ फैला दिया जाता है, और उसके बाद कोई भी स्टेट होगा ना, बाजू वाला स्टेट, उसके पहले जब संधि के लिए कागज भेजा जाता था कि तेरा देख तेरे दोस्त के जैसा हालत कर देंगे, संधि कर देगा। तो उसने देखा होता है कि यार मेरी हालत चली जाएगी, सत्ता चली जाएगी, इससे अच्छा संधि कर दे। That we go and try to solve this thing out by some diplomatic action rather than fighting a war. क्योंकि नेटिव स्टेट्स को ये चीज तो पता लग गई थी कि मानो कि ना मानो अंग्रेज हमको सब्जुगेट कर दें। यहां से शुरुआत होगी आपकी पूरी सबसे पहली जो ट्रीटी है, जिसे कहा जाता है सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। और मुद्दे की बात यहाँ पे ऐसी थी कि यहाँ पे अंग्रेज जब आए तो उनको एक चीज पहले से पता थी कि ब्रिटिश जो अथॉरिटी थी, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की थी। वो ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि यहाँ कुछ भी हो जाए, इनके बीच में यूनिटी नहीं है। भारत की जितनी भी रियासतें थी उनके बीच में आपको एक यूनिफाइंग फोर्स नहीं देखने को मिलती। इवन द मराठास, जिनका इतना बड़ा साम्राज्य था, उनके बीच में भी यूनिटी नहीं थी। तो एज यूजुअल अंग्रेजों ने एक सहारा लिया, और एक टेक्निक है जनरली हम लोग भी यूज करते रहते हैं, जिसे कहा जाता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त। कुछ भी हो जाए कि तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, हम दोनों का कॉमन दुश्मन है, तो मिल बैठेंगे दो यार, हम दोनों मिल जाता है। और यही चीज की गई अंग्रेजों के द्वारा। एक खौफ फैलाया गया, एक पूरा का पूरा एक फियर साइकोसिस खड़ा कराया गया, और वही फियर साइकोसिस के द्वारा सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी। इस ट्रीटी का पीछे का जनरली आप बुक के अंदर पढ़ोगे तो एक जेंटलमैन है जिनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। He gave the final shape to this treaty. He was not the one who introduced this treaty. बहुत सारी किताबों और बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसा भ्रम रहता है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। वो चीज गलत है। लॉर्ड वेलेस्ली तो उसको एक अच्छी तरह से मोल्ड कर देते हैं। ये ट्रीटी की शुरुआत तो 1760 के आसपास से शुरू हो गई थी, जब सबसे पहले इसका बकरा बनता है वो है अवध का नवाब। हमने देखा कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि की गई, तब बक्सर के बाद अवध को प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना दिया गया, संरक्षित राज्य। अवध को बोल दिया गया कि बॉस तुम अपनी आर्मी नहीं रखोगे, और तुम्हारे ऊपर कोई हमला करेगा तो उसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? अंग्रेजों की होगी। और यहां से ही इस तरह की ट्रीटी की शुरुआत हो जाती है। यही ट्रीटी को और तरह से एनहांस कराते कराते 1890s या 1800s तक आते आते जब लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ पे आते तो उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करेंगे। कहानी ये चलती है कि ये ट्रीटी को इंप्लीमेंट कराने के पीछे के कारण की चर्चा कीजिए। सहायक संधि को क्यों अमल में लाना चाहती थी कंपनी, क्योंकि यहां से अभी पूरा का पूरा जो शासन चल रहा है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहां पे वो कंटिन्यूसली देख रही थी कि 1799 के आसपास का टाइम है, 1770, 1780, 1790, और कंपनी यहां पे जितने भी भारतीय रियासतें थी वो सब कुछ ना कुछ उनके बीच में टांग अड़ाते रहती। कंपनी यहां पे कुछ अपना बेस एक्सपांड करने की कोशिश कर रही थी, तो बाजू वाले स्टेट को पसंद नहीं आएगा कि कंपनी यहां पे आके व्यापार कर रही है और व्यापार के नाम के ऊपर हमारे से सत्ता छीन लेगी भविष्य के। तो एक कारण ये था, जो यहाँ पे कंटिन्यूसली जो हॉस्टिलिटी थी इंडियन स्टेट्स की, उसी का ही सहारा लिया गया दो राज्यों के बीच में लड़ाई का। वो है ना कि दो
बिल्लियां झगड़ती रहती और बंदर आके पूरा का पूरा रोटी का टुकड़ा ले लेता। यही स्टोरी पूरी की पूरी दोहराई जाती है सब्सिडरी अलायंस के अंदर, जहां दो राज्यों के बीच के अंदर की लड़ाई के अंदर अंग्रेज राज्य के एक राज्य के पास जाता और बोलता कि यार तुम लोग के साथ क्या प्रॉब्लम है। वो बोलता है यार ये बाजू वाला स्टेट है, उसका राजा है, हम लोग के ऊपर अटैक करता रहता है आए दिन। अंग्रेज बोलते हैं कोई बात नहीं, वी हैव गॉट अ कॉमन कॉज। तो राजा बोलेगा कि ये कॉमन कॉज क्या है, कारण क्या है हमारा दोनों का। तो यही स्टोरी बोली जाती है कि वो हमारे ऊपर भी अटैक करता है, लेट अस फाइट टुगेदर। तो यहां से शुरू हुआ आपका सब्सिडरी अलायंस का सबसे पहला स्टेज, जहां पे अंग्रेज और नेटिव स्टेट्स, आपकी जो भारतीय रियासतें थी, वो दोनों साथ में फाइट करने की कोशिश करेगी। उसके बाद जब सेकंड स्टेज के ऊपर जाते हैं तो सेकंड स्टेज के अंदर यह देखने को मिलता है कि ये दोनों के दोनों नेटिव स्टेट्स जब झगड़ रहे थे और एक साइड पे इंग्लिश इन लोग को हेल्प कर रहे थे, जैसे स्टेट हो गया, तो अंग्रेजों को लगा कि आपकी आर्मी और हमारी आर्मी जब दोनों साथ में फाइट करती है ना, तो कुछ जम नहीं रहा। क्यों? तो उसके पीछे का कारण इन्होंने दोहराया कि हमारी आर्मी बहुत ही यूरोपियनाइज्ड है, वी आर वेरी वेल ट्रेन्ड, और आप तलवार और भाले से लड़ाई करने आते हो, हम लोग गोली से करते हैं, आपकी धोती वोती उतर जाती है फाइट में, तो मजा नहीं आता। तो डू समथिंग एल्स। तो बोले क्या करें? आप अपनी सेना मत दो, आप सेना की जगह हमको पैसे दे दो। अंग्रेजों ने वो राजा को बोला कि हम लोग लड़ेंगे, एक दुश्मन ही है हमारा, बट यू डू नॉट गिव अस योर मैन, यू गिव अस मनी इंस्टेड ऑफ दैट मैन। आप आदमी मत दो, आप लड़ाई के लिए जो सोल्जर्स दे रहे थे साथ में, तो वो मत करो, उसकी जगह आप हमको पैसे दे दो। तो नेटिव स्टेट्स ने बोला कोई बात नहीं यार, ये तो बढ़िया बात हो गई, हमारे लोगों को हटा देने की बात कर रहे हैं, पैसे से काम हो रहा है तो अच्छा है, हमारी कैजुअलिटी कम हो जाएगी। थर्ड स्टेज के अंदर ये पूरा का पूरा मुद्दा चलता है। तब अंग्रेज वो राजा के पास जाता है जिसके साथ ये संधि कराने की बात हो रही थी, और जाके उसके कान के अंदर बोलता है कि यार हम लोग तो अटैक करके लड़ाई करके चले जाएंगे, कल उठ के तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया तो क्या करोगे बॉस? राजा बोलता है यार भाई साहब सही बात बताइए आपने, तो यार हमारे ऊपर हमला हो गया तो क्या करेंगे हम? तो अंग्रेज बोलते आई हैव गॉट एन आइडिया, $1 मिलियन आइडिया। तो बोले क्या आइडिया है बता दीजिए कैप्टन रसल राजा के कान में बोलते कि एक काम करो, हमारी आर्मी को यहाँ पे एस्टेब्लिश करा दो, एक स्टैंडिंग आर्मी होगी जो अच्छी तरह से यहाँ पे आपका स्टेट का, आपके राज्य का संरक्षण करेगी। सो इन द थर्ड स्टेज यू विल सी कि अंग्रेज यहाँ पे पहले राजा के कान भरते और बोलते हमको साथ में लड़ाई करनी चाहिए। तो पहले दोनों के सोल्जर्स को यूज किया जाता था, फिर एक के बाद राजा के सोल्जर्स को हटा के फिर अंग्रेज अपने आर्मी के सोल्जर्स यूज करते थे, उसके लिए पैसे लेते थे। तीसरे स्टेज तक आते आते फिर से राजा को एक फियर साइकोसिस क्रिएट कराया गया और उसको बोला गया कि एक काम करो कि आप यहाँ पे एक इंग्लिश आर्मी का कैंटोनमेंट खड़ा कर दो, आपकी राज्य की वो राजधानी है वहां पे, तो फायदा हो जाएगा, आपको सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। द किंग सेड ओके, कोई बात नहीं। अब मुद्दा यहाँ पे आता था कि पैसा कहां से आएगा, हु विल गिव द मनी एंड इन व्हाट फॉर्म, क्योंकि इतने सारे लोगों को आपको पूरा का पूरा यहाँ पे एक आर्मी का बेस बनाना है, तो उसके लिए तो पहले तो बोला गया था कि पैसे दे दे, लेटर ऑन अंग्रेजों ने बोला कि पैसे ना दो, एक काम करो जमीन का टुकड़ा दे दे, आपके राज्य के अंदर एक जमीन का टुकड़ा दे देना, जिसके हिसाब से हम लोग उसके ऊपर पूरा का पूरा लगान लगा के, उसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगा के वहां से हम लोग रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो एक तरह से राजा की संरक्षण के लिए अंग्रेजों ने वहां पे अपने एक पूरी बेस की स्थापना की, और उसके लिए खर्चा कहां से निकालते थे? खुद से करके, राजा के पास से। सो दिस वाज हाउ द ट्रीटी इवॉल्व्ड, और यही पूरा का पूरा स्टेजेस का पूरा डेवलपमेंट हुआ सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी के अंदर। मुद्दा यह था कि एक रीजन तो बोला गया कि यहां राजाओं के बीच में नहीं बनती, उसी का सहारा लेके अंग्रेजों ने एक राजा के साथ ये संधि कर दी और उसको डर दिखा के बोला गया कि तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, हम दोनों दोस्त बनते। दूसरा एक कारण यह भी बोला जाता है कि वहां पे यूरोप के अंदर बहुत सारा उस टाइम के अंदर तरखाट चल रहा था, वो तरखाट मचा रहा था एक जेंटलमैन से जिसका नाम था नेपोलियन। 1789 के बाद 1789 में जब फ्रांस की क्रांति होती है, उसी के दौरान, उसी टाइम की बात है, उस टाइम पे नेपोलियन वहां पे थोड़ा इवॉल्व कर रहा था, और नेपोलियन यूरोप के अंदर एक युद्ध लड़ता है जिसे कहा जाता है 25 इयर्स वॉर, 25 वर्षों का युद्ध। पूरे यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की क्रांति, राष्ट्रवाद की गंगा जमुना जो पूरी बहाने की कोशिश करता है, वो होता है नेपोलियन। ही इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न यूरोप। आधुनिक यूरोप का उसको वास्तुशिल्पी कहा जाता है नेपोलियन।
हम लोग देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जब ज्यादा उसके बारे में चर्चा करेंगे नेपोलियन के अंदर। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही होता है कि नेपोलियन जहां जहां ब्रिटिश कॉलोनी होती है, जहां जहां अंग्रेजों का उपनिवेश होगा ना, वहां पे जाके अटैक कर रहा होता है, यूरोप के अंदर और अफ्रीका के अंदर। और नेपोलियन का एक ग्रांड प्लान था। वो ग्रांड प्लान के तहत उसने सोचा था कि मैं आज नहीं तो कर अंग्रेजों की जो सबसे बड़ा उपनिवेश है जिसके कहा जाता है भारत, उसके ऊपर हमला करूंगा और उसको फ्रांस का पूरा बेस बना दूं, उसकी फ्रांस को कॉलोनी बना दूं। नेपोलियन स्टिल रिमेंबर्ड व्हाट हैपेंड इन इंडिया, यहाँ पे किस तरह से फ्रेंच को हकाल दिया गया था। और नेपोलियन तो एक ऐसा इंसान है कि जो फ्रांस की क्रांति के कारण ही जन्म लेता है और वही उसकी क्रांति का गला दबाने की कोशिश करता है। He proclaimed himself the emperor of the French Republic. Emperor of the French Republic, फ्रांस के गणतंत्र का राजा। Are you getting my point? One person who takes the help of French Revolution to come to power, उसी का ही गला दबाता, उसी का ही गला दबाने की कोशिश करता। तो नेपोलियन का एक बहुत ही ग्रांड प्लान था जिसके तहत उसने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं जो ये अंग्रेजों की कॉलोनी है भारत, जो उनके उपनिवेश है, उसके ऊपर आज नहीं तो कल हमला करूंगा। और अंग्रेजों को डर लग रहा था ये चीज को लेके कि नेपोलियन आएगा भारत में। नेपोलियन नॉर्थ अफ्रीका के रूट से, अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे थोड़ा बहुत, तो नॉर्थ अफ्रीका के रूट से जो अरब पेनिनसुला कनेक्टेड है, वहां से होके ईरान होके अफगानिस्तान होके कोई ना कोई रास्ते से नॉर्थ से इंडिया में आएगा। एंड द ब्रिटिशर्स यूज्ड एंड दे थॉट कि हम लोग यहाँ पे जब सहायक संधि करेंगे तो सहायक संधि करने के दौरान हम लोग उन्हीं राज्यों के साथ ज्यादा फोकस करेंगे जो बफर स्टेट की तरह काम कर सके। यू नो द कंसेप्ट ऑफ बफर स्टेट, कि एक शॉक एब्जॉर्बिंग, कि यहां से हमला होता है तो उसके पहले पहले वो मरेगा, जैसे हिटलर ने सहारा लिया था ऑस्ट्रिया के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। पता था वो मरने वाला है, रशिया के हाथों उसका मौत होने वाला है, बट स्टिल। सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये कंटिन्यूअसली आपको देखने को मिलता है कि बफर स्टेट का सहारा लिया जाता है। जो स्टेट्स के साथ, जो राज्यों के साथ आपकी सहायक संधि हुई थी, उनको ये बफर स्टेट का दर्जे के दौरान ही अंग्रेजों ने सोचा था कि कल उठ के नेपोलियन आए ना तो पहले उनके ऊपर तलवार गिरेगी, उसके बाद जब यहाँ पे होगा हम लोग संभालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जब संधि की जाती थी तो संधि के दौरान ये भी बोला जाता था राज्यों के अंदर कि आपके यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे आपके साथ ट्रीटी कर रहे हैं, हम लोग ये संधि कर रहे हैं, तो संधि के अंदर हम लोग हमारी जो पूरी के पूरे क्लॉजेस है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके अंदर जो भी पॉइंट विस्तृत से दिए गए हैं उसका आपको अच्छी तरह से पालन करना पड़ेगा। तो राज्य को सबसे पहले बोला जाता था कि यहाँ पे हमारी एक सेना रहेगी। हाँ बोले कोई बात नहीं। उसके साथ साथ बोला गया कि अभी हम लोग आपके साथ युद्ध कर रहे हैं और हम लोग का और आपका दुश्मन कॉमन है, तो डिफेंस आपकी पूरी की पूरी जो संरक्षण की जवाबदारी है वो भी हमारी हो गई, तो आप डिप्लोमेसी क्यों अपने हिसाब से करोगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब मैंने आपसे बोला गया है कि आपका जो पूरा का पूरा डिफेंस मैकेनिज्म है वो मैं संभाल रहा हूं, तो यू विल बी हैविंग एनी राइट्स टू गो फॉर योर ओन डिप्लोमेटिक वे। आप कूटनीति या विदेश नीति अपने हिसाब से उसका पालन करा पाओगे? इफ यू गेट द होल पॉइंट, डिप्लोमेसी एंड डिफेंस रिलेशंस गोज हैंड इन हैंड। अ डिप्लोमेटिक फेलियर मीन्स वॉर। डिप्लोमेसी अगर आपकी जहां पे फेल होती है उसके बाद युद्ध की शुरुआत होती है। सो यू सी कि अंग्रेजों ने क्या किया कि डायरेक्टली एक चीज की कि आपकी डिफेंस पॉलिसी, जो राज्यों की पूरी संरक्षण नीति थी, उसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि खुद की आर्मी रख दी। उसके साथ साथ ये राज्यों को बोल दिया गया कि आप कुछ भी करो, अपनी सेना मत रखिएगा क्योंकि हम लोग आपकी संरक्षण के लिए है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां से उभर के आ रही थी राज्यों के लिए, वो यही थी कि आप अभी डिफेंस तो हमारे हाथ में रख रहे हो, तो डिप्लोमेसी क्यों अपने हिसाब से करोगे? हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपको किसके साथ संधि करनी है, हम लोग डिसाइड करेंगे आपको किसके साथ युद्ध करना है। सो एक तीर से दो निशान मारने की कोशिश की गई सहायक संधि के द्वारा, जब आपका पूरा का पूरा जो स्टेट मैकेनिज्म था और आपकी फॉरेन पॉलिसी, इसके साथ साथ आपकी डिफेंस पॉलिसी, वो एक ही झटके में राज्यों से ले ली जाती। सो इंपॉर्टेंटली दो पॉइंट आपको देखने को मिलता है सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस के अंदर। जब राज्यों की पूरी जो नीति थी उसको हटा दिया जाता है, इसके साथ साथ और भी प्रोविजंस की जाते हैं। एक प्रोविजन मैंने जैसा वैसा बताया कि आपको जो जमीन का टुकड़ा देना पड़ेगा पैसों के लिए। इसके साथ साथ एक प्रोविजन ये भी बताया कि द नेटिव स्टेट्स विल नॉट बी रिटेनिंग एनी ऑफ द यूरोपियंस इन देयर सर्विस। आज के बाद को भी राज्य ने हमारे साथ जब संधि कर दी, सहायक संधि, उसके बाद आप कोई भी
यूरोपियन को अपनी सेवा में नहीं रख सकते थे। उस टाइम के अंदर यूरोपियन कौन थे? फ्रेंच वर इन मेजोरिटी। तो अंग्रेजों को यह चीज पता थी कि आज नहीं तो कल कहीं पे फ्रेंच आ जाएंगे, तो वो भी हटा दिया गया। इसके साथ साथ एक और संधि के अंदर एक पॉइंट बोल दिया गया, जहां पे बोला जाता था कि जब हमारी सेना रहेगी, साथों साथ एक ब्रिटिश रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट करेगी। दिस ब्रिटिश रेसिडेंट, ये अंग्रेज पूरा का पूरा रेसिडेंट होगा, वो आपके राजा के दरबार में बैठेगा, बट वहां की राज की जो दरबार होगी उसके अंदर कुछ इंटरफियरेंस नहीं करेगा। डू यू थिंक दैट दिस विल बी राइट? आपके यहां से आपकी डिफेंस मैकेनिज्म ले ली गई है, आपकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, जो आपके साथ जो पूरा डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी वो आपसे छीन लिया गया। आपके पास इकोनॉमी ज्यादा कुछ डेवलप नहीं है, और एक अंग्रेज अफसर आके आपके कोर्ट के अंदर बैठेगा और उसको बोला जाता है कि आप इंटरफियर मत करिएगा राजा के दरबार के अंदर। आपको लगता है ऐसा होगा? That the British resident would be the ultimate de facto authority of the power. ये चीज कंटिन्यूसली देखने को मिलती है सब्सिडरी अलायंस के अंदर, कि जब ये ब्रिटिश रेसिडेंट को जब राजा के दरबार के अंदर भेजा जाता है, तो उसके लिए क्लॉज के अंदर तो यही लिखा था, संधि के क्लॉज के अंदर, कि ये आदमी इंटरफियर नहीं करेगा। बट ये चीज देखने को मिलेगी कि यही आदमी पूरा का पूरा सत्ता यहाँ पे कैप्चर कर देता है। दिस ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन दी ब्रिटिश विथ ऑलमोस्ट एवरी नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे अंग्रेजों ने ऑलमोस्ट यहाँ पे हर एक स्टेट के साथ ये संधि की है। अ डिवाइस फॉर एस्टेब्लिशिंग इनडायरेक्ट कंट्रोल एंड ब्रिटिश हेजेमोनी ऑन इंडियन स्टेट। इनडायरेक्ट कंट्रोल और अंग्रेजी हुकूमत को किस तरह से यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाए, उसी का ही ये पूरा का पूरा मशीन था, उसी का ही ये पूरा का पूरा खिलौना था, जिसे कहा जाता है सब्सिडरी अलायंस। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली गेव द फाइनल शेप टू दिस ट्रीटी। Why it was introduced, हमने ये भी जानने की कोशिश की, इसके पीछे का कारण क्या था। In the context of imminent dangers for France because of Napoleonic wars and increasing hostility of Indian states towards the East India Company। यहां से मैंने आपको बताया कि जब फ्रांस के अंदर नेपोलियन ने तरखाट मचा के रखा था, उसी के ही कारण कंपनी को लगा कि हमको हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी बाउंड्रीज है और जितनी टेरिटरीज है, उसका जितना साम्राज्य है, उसको बचाना पड़ेगा। और उसी बचाने के चक्कर में उन्होंने ये पूरा का पूरा सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि का तिकड़म रचा। ओके, सो दिस वाज नेपोलियन की वॉर की पूरी। अंडर दिस सिस्टम अ ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन द नेटिव स्टेट्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी और राज्यों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, और ट्रीटी के ही प्रोविजन के अंदर हमने बात की। द ईस्ट इंडिया कंपनी वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेंजर्स। आपके जितने भी नेटिव स्टेट्स थे, वहां पे जो अंदरूनी और जितनी बाहर की आपके जहां पे भी लग रहा था कि यहाँ से डर है, यहां से हमला होने की पूरी शक्यता है, उसकी की पूरी सहायता कौन ले लेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। द कंपनी वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेंजर्स। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कैप्टन रसल बोलते थे राजा को, यहाँ पे चाय पिए जा रहे हैं, कि दैट द नेटिव स्टेट्स एग्रीड टू गिव अप देयर क्लेम ऑन डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, दैट इज डिप्लोमेसी। इसके बाद राजा की हालत ऐसी हो जाती है, आमिर खान जाता है कि भाई लगान माफ कर देना। राजा बोलता है कि यार मेरा खुद का लगान मेरी भरने की औकात नहीं रही है, खाली यहाँ पे आके मैं चाय पे चर्चा करके मैच देके चला जाता हूँ। यू सी दिस वाज द फाइनेस्ट एग्जांपल, नॉट इन रियल सेंस, बट आप मूवी में देखोगे दिस गाय वाज द सब्सिडरी अलाय ऑफ द ब्रिटिशर्स। व्हेन आमिर खान एंड दिस कंपनी वेंट टू दिस गाय और बोलता है कि राजा जी लगान माफ कर दो, राजा बोलता है मैं खुद इनके पेंशन के ऊपर जी रहा हूँ। Did the king had his own army at that time? Who was this guy? This was a British resident at Champanen. अगर आप मूवी देखोगे तो ब्रिटिश रेसिडेंट ही था, उसके इक्विवेलेंट की पोस्ट थी। सो इंपॉर्टेंटली डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स लेने के बाद राजा के हाथ में कुछ बचा ही नहीं था। द किंग वॉज जस्ट अ पपेट इन टू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, और वही पपेट को यहां से यहां घुमाया जाता था। तो सहायक संधि और सब्सिडरी अलायंस नाम ही है, देखो सब्सिडरी, दैट इज सेकंड। Who will be the supreme authority? Britishers will be the supreme authority. उनके हाथ में ही सब कुछ पूरी की पूरी सत्ता रहती। ठीक है, तो नेटिव स्टेट्स ने क्या क्या चीज यहाँ पे जब संधि की गई है, नेटिव स्टेट्स के अंदर जो भी आपकी रियासतें थी उनके दिमाग के अंदर ये सब चीजें भरी गई, तो उन्होंने कौन सी चीज के लिए एग्री कर दी? सरेंडर द फॉरेन अफेयर्स एंड ऑल क्लेम्स ऑन अदर इंडियन पावर्स। जैसे ही आपने पेशवा ने ये संधि की थी 1801 के अंदर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, तो पेशवा ने ही ये संधि की थी जिसे कहा जाता है सब्सिडरी अलायंस। और जैसे ही ये पेशवा ने संधि की ना, तो बाकी के तीन राजा थे ना, भोसलेस, सिंधियास एंड द होलकर्स,
इन तीनों को पसंद नहीं आया था कि पेशवा ने सहायक संधि कर दी। क्यों? क्योंकि पेशवा की जो विदेश नीति थी वो किसके हाथ में चली गई? अंग्रेजों के। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग ये तीनों मिलकर पेशवा के ऊपर हमला करते, बट चलता नहीं है इनका। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ जब सहायक संधि की थी तो अंग्रेज अपनी सेना भेजेगा कि नहीं भेजेगा? इसी के कारण ये पूरी की पूरी पेशवा की कॉन्फेडरेसी जो मराठा यूनियन था उसको तोड़ा गया। तो एक तरह से युद्ध तो किया गया, युद्ध के साथ साथ डिप्लोमेसी, कूटनीति का पूरा सहारा लिया जाता। यही पूरा का पूरा कूटनीति के सहारा के द्वारा यहाँ पे पूरा का पूरा शासन चलता है। यू सी कि 3 लड़ाइयां किया कि नहीं किया मराठा के साथ? तीनों लड़ाइयों के बीच में एक के साथ सहायक संधि कर तो इनको यहां से कमजोर करो। What is this noise? कहां से यूज होता है? सर ऐसा बोल दो कि माइक ऑफ। आरटीसी अहमदाबाद ही है क्या? आरटीसी प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, म्यूट पे कर दो उसको। अरे आरटीसी अहमदाबाद तुम्हारो माइक म्यूट करो। मेरा बंद कर दूंगा, ठीक है? उनको नहीं सुनाई देगा। वो कौन है यार? उनको बुला के आओ, उनको बोलो बोला होता उन्होंने माइक में इसी म्यूट कर तो पहला सही होती। अच्छा ये मेरा म्यूट कर दे। अच्छा विल कम बैक टू दिस टॉपिक। हम लोग पेशवा की बात कर रहे थे। तो यू सी कि जब पहली आपकी जो दूसरी एंग्लो मराठा वॉर हुई तो उसके अंदर हमने यही देखने की कोशिश की कि पेशवा जैसे सहायक संधि कर देता है तो उसके अंदर ट्रीटी के अंदर क्या क्लॉज था? दैट दे हैड टू एक्सेप्ट द इंटरमीडिएशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद पेशवा किसके साथ संधि करेगा, किसके साथ नहीं करेगा, पेशवा की विदेश नीति किस तरह से उसको अपनी गाइडेंस देनी होगी, उसके पीछे कौन डोरी चलाएगा? वो डोरी खींचने वाला इंसान होगा कैप्टन रसल। द इंग्लिश विल बी द अल्टीमेट अथॉरिटी। दिस इज गेटिंग अने दोस्त। ओके सेकंड हमने ये भी क्लॉज देखने के अंदर कोशिश की दैट ऑल फॉरेनर्स आर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ द स्टेट। जब यहाँ पे पेशवा या निजाम या किसी ने भी यहाँ पे जब ये संधि की अंग्रेजों के साथ तो उनको बोल दिया गया कि आपके यहाँ पे राज्य के अंदर और भी जो अंग्रेज या और भी जो यूरोपियन है जो यहाँ पे आपको सेवा दे रहे हैं उनको हटा दो। तो यहाँ पे सेवा देने वाले लोग कौन थे? फ्रेंच सबसे अल्टीमेट थे। तो फ्रेंच को एक तरह से उन्होंने रेलीगेट कर दिया, उनको थोड़ा दूर कर दिया। बट स्टिल इनको लगा है कि भाई कुछ भी हो जाए फ्रांस को और कमजोर करना चाहिए और इसी के चक्कर में इन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि जितने भी आपके फॉरेनर्स होंगे उनको हटा दिया जाएगा। A contingent of British troop is to be stationed at the capital of the native states at the cost of native states themselves. The troops will be under the command of East India Company. तो मंगल पांडे जैसे लोगों को यहाँ पे अलग अलग जगह के ऊपर बेस बनाया जाता था और यही बेस को कमांड कौन देता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक संधि के दौरान आपको सबसे पहले देखने को मिलता है कि डिप्लोमेसी आपकी पूरी की पूरी छीन ली गई। इसके साथ साथ आपने अंग्रेजों ने आपके साथ संधि के अंदर टर्म्स डिक्टेट कर दिए और बोल दिया कि यहाँ पे जितने भी फॉरेनर्स होंगे उनको भी आप यहाँ पे सेवा में नहीं रख सकते। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये भी बोल दिया कि यहाँ पे एक पूरा का पूरा ब्रिटिश ट्रूप का पूरा कंटीजेंट होगा, एक पूरा कैंटोनमेंट होगा जो आपके राज्य के अंदर आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग भेजेंगे। बट ये ब्रिटिश ट्रूप किसके कमांड में होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी सोवरेनिटी रही। तो सोवरेनिटी या सार्वभौमिकता, ये राज्यों की जितनी भी सार्वभौमिकता थी वो टूट गई। क्यों? क्योंकि आपकी डिफेंस मैकेनिज्म चली गई, आपकी डिप्लोमेटिक जो पूरी की पूरी मैकेनिज्म थी वो चली गई। मतलब करोगे क्या फिर राजा बनने के बाद? कुछ नहीं, हाथी के ऊपर घूमते रहना है आपको। ऑल द नेटिव ट्रूप्स वर टू बी डिस्बैंडेड। साथों साथ ये भी बोल दिया कि हम सुरक्षा करने के लिए हमारी पूरी सेना यहाँ पे आ गई है, तो आपको अपनी सेना रखने की क्या जरूरत है? तो राजा जी को कान के अंदर बोला जाता था कि आप काहे इतना खर्च कर रहे हो अपने आर्मी के पीछे।
बोले अवर आर्मी इज देयर, मंगल पांडे इज देयर, देखो अच्छा चिल्लाता रहता है, कंपनी को ऑर्डर दे रहा है। व्हाट इज द होल पॉइंट ऑफ कीपिंग योर ओन आर्मी? तो राजा तो खुश हो गया इनिशियली, फिर पता चला कि बॉस फंस गया। तो कि આવી ટ્રીટી કરી ના સોલિડ ફસાઈ ગયા છીએ કે અમારી આખી આર્મી ડિસ્પેન્ડ કરી નાખી, અમારી વિદેશ નીતિ અમારી હાથમાં નહીં રહી। એન્ડ this was the diplomatic tool which was used by the Britishers in a very good way। इसके साथ चौथा इंपॉर्टेंट मुद्दा आ रहा था कि यहाँ पे पैसा कहाँ से दिया जाएगा, हाउ टू मीट अप द एक्सपेंसेस। इतने लोगों को आपको यहाँ पे आर्मी का पूरा कंटिजेंट बैठता है, तो यहाँ पे जैसे साहिबाग कैंटोनमेंट है हमारा अहमदाबाद के, you see a large number of land and large number of resources, large number of people of defense forces are have their base over there. To meet the cost of expenses, the native states were to surrender a territory yielding an equal income to the cost borne by the troops। आपको एक जमीन का टुकड़ा देना पड़ेगा, उतना टुकड़ा जितना हमारी सेना को वहां पे रखने के लिए जितना खर्च आता। अभी ये अंग्रेज थे, इनकी डिमांड बड़ी हाई फाई हुआ करती थी। ये बोलते थे कि यार हमारी सेना वाले तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसा खाना खाते हैं, आपकी तरह नहीं है, एकदम मतलब देसी की तरह जीने वाले लोग। इन कोर्स ऑफ टाइम यहाँ पे इन्होंने डिमांड बढ़ा दी, बोले जमीन का टुकड़ा और थोड़ा एक्सपांड करके तो हमको राजा को देना पड़ा, क्योंकि खुद की आर्मी तो थी नहीं। उसके बाद यहाँ पे ये लोग और ये फियर साइकोसिस दिखाते कि अभी 200 सोल्जर्स से और 500 सोल्जर्स की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। राजा बोलता काहे? तो अंग्रेज बोलता कि वहां से बाजू वाला जो राजा है वो आपके ऊपर हमला कर देगा, तो क्या करोगे? यू सी द ब्यूटी ऑफ द सब्सिडरी अलायंस। इतनी चाल रची गई है और ये चाल के द्वारा ये पूरा का पूरा मुद्दा लगा है। सो एक यहाँ पे आपका जो ट्रूप का मेंटेनेंस था, पहले 100 लोगों की अपॉइंटमेंट करने के बाद इन कोर्स ऑफ टाइम 1000 लोग चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं। उसके बाद राजा ज्यादा बोलेगा तो रातों रात कू हो जाता और वहां पे अनेक्स कर दिया जाते थे। This was how the Britishers played. Okay, what if the state does not have the money to pay? बोले छोटे राज्य हो गए, उनको तो सबसे ज्यादा डर रहता है कि बाजू वाला राजा आके तुरंत ही हमारे ऊपर हमला कर देगा, हमारे पास पैसा नहीं। आने म्यूट कर ही रखो। नेटिव स्टेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। द नेटिव स्टेट्स एग्रीड टू दिस डिस्पेंड देयर ओन आर्मी। मुद्दा यहाँ पे आ रहा था कि अगर जमीन के लिए पैसा ना, अगर आपके पास पैसा ना हो तो क्या करोगे? तो स्मॉलर स्टेट्स वर गिवन एन ऑप्शन टू पे इन कैश और काइंड। तो जमीन नहीं है, कैश नहीं है, तो आपके पास जो भी जेवरात होगी, क्रेडिट कार्ड तो उस टाइम पे नहीं हुआ करता था, बट जो भी होगा उसके हिसाब से ले। सो दिस वॉज वन सच टूल अंडर विच द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू एक्सॉर्ट मनी। 1765 के बाद एक थियरी चालू की गई जिसे कहा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। यहाँ पे एक कंटिन्यूअसली यूनिलेटरल फ्लो आपको देखने को मिलेगा कि पैसा यहाँ से इंग्लैंड जाएगा। ये पैसे की शुरुआत यहाँ से ही हो जाती है जब यहाँ से एक तरह से कंटिन्यूअसली डायरेक्ट प्लंडर, सीधी लूटफाट। सब्सिडरी अलायंस के अंदर यह भी बोला जाता है कि यह भी एक तरह का डायरेक्ट प्लंडर का ही एक वेपन था, जहां से कंपनी पैसे अठिया करती थी हमारे राजाओं के पास से। A British resident was to be appointed in the native states court who was not to interfere in the internal matters of the native state। कैप्टन रसल की अपॉइंटमेंट की जाती है और बोला जाता है कि ये आदमी कुछ भी इंटरफियरेंस नहीं करेगा। इंपॉर्टेंटली दिस गाय वाज द अल्टीमेट de facto अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। तो किस तरह से हमारे राज्यों को सब्सिडरी अलाय या सहायक संधि के अंदर उनका पूरा का पूरा एक टूल की तौर पे यूज किया गया, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कि कंपनी को इससे क्या फायदा हो रहा था। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिलीव्ड फ्रॉम द पॉसिबल थ्रेट ऑफ द फ्रेंच एज द इंडियन स्टेट व्हिच एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंस वुड नॉट एम्प्लॉय यूरोपियन और एनिमी ऑफ द कंपनी।
कंपनी के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज हो गई थी, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि या कोई फ्रेंच या हमारा कोई दुश्मन का कोई भी अपॉइंटमेंट अब वो नेटिव स्टेट्स नहीं कर सकते। हम लोग जो रियासतों के साथ ये संधि कर देंगे तो वहां पे इन लोग की सेवा के अंदर हमारा कोई भी दुश्मन उनके साथ काम नहीं कर सकता। लूजिंग ऑफ सोवरेनिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स, दे वर नॉट अलाउड टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज। खत्म हो गया। हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्क है, उसके साथ भी यही हुआ कि वो डिप्लोमेटिकली अपनी फॉरेन पॉलिसी किसी और देश को दे बैठा है। The moment you give your diplomatic policy to some other country, your domestic policy is also hijacked by that country. Okay, तो यही चीज हो रही है। आए दिन coup होता रहता है, आए दिन कोई और आदमी पावर कैप्चर कर देगा। एक्सपांशन ऑफ कंपनीज मिलिट्री एम्पायर, कंपनी को अपनी जो पूरी की पूरी सेना के बेसिस एस्टैब्लिश कर रहे थे, जिसके थ्रू अपना शासन चलाना था, उसका शुरुआत यहां से हो जाता है। आर्मी स्टेशन सेटअप इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, दैट टू एट द कॉस्ट ऑफ होस्ट प्रिंसली स्टेट्स। आपका अगर आपको इसके पहले अगर अपने मिलिट्री स्टेशंस, अपनी पूरी की पूरी अथॉरिटी एक्सपांड करनी थी तो आपको क्या करना पड़ता था? लड़ाई करनी पड़ती थी। लड़ाई करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, बहुत सारे आदमी चाहिए थे, और उसमें भी श्योरिटी तो नहीं रहती कि हर बार जीतते। यहाँ पे तो ऐसा हुआ कि कंपनी कोने कोने तक अपनी पूरी की पूरी शासन की व्यवस्था लेके गई, और वो भी किसके पैसे से? ये लगान जैसे राजा थे ना, उसके हाथ के पैसे से। सो कंपनी ने एक तीर से दो निशान मारे। एक तरह से हमारे स्टेट्स की जो सार्वभौमिकता, जो सॉवरेनिटी थी, वो हटा दी गई। कंपनी को वो भी डर नहीं रहा कि अभी यहां से हम लोग को हमला होगा। क्यों? क्योंकि इसने हमारे साथ सहायक संधि कर दी है। इसके साथ साथ हमारा जो आर्मी का जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारा जो ब्रिटिश अथॉरिटी, ब्रिटिश शासन जहां जहां दूर दूर तक जा सकता है, उतना दूर गया। वो भी किसके पैसे से? आपकी रियासतों के पैसे। सो बहुत ही फायदा हो रहा था कंपनी को सब्सिडरी अलायंस के द्वारा। हाउ डिड द ट्रीटी वाज प्रपोज्ड, द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अब देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमने चर्चा की थी दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी विल लैंड ट्रूप्स टू दी फ्रेंडली इंडियन स्टेट। बोलेंगे कि हम दोनों साथ में लड़ाई करते हैं, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। द ईस्ट इंडियन कंपनी प्लस फ्रेंडली इंडियन स्टेट will fight for a common cause. In return, the native state will provide them with money. ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लोग थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे और दोनों एक ही एक कॉमन कॉज की तरह लड़ेंगे। तीसरे स्टेज के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आस्क्ड नो टू सप्लाई ऑफ मैन पावर फ्रॉम नेटिव स्टेट्स। बोलता है कि अब तुम हम लोग को आदमी मत दो, इसकी जगह पे क्या दो? सिर्फ पैसा दे दो। ओनली मनी इज टू बी गिवन, द सोल्जर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी विल फाइट। अब आपको डर लगाने की जरूरत नहीं है, हमारी सेना ही फाइट करेगी, आप हम लोग को पैसा दे दो, चलेगा। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ डिफेंडिंग इंडियन एलाई, यहाँ पे बोल देंगे कि हम लोग हमारी एक सेना की एक टुकड़ी आपके राज्य के अंदर रख देते हैं और उसके लिए पैसा भी जरूरत नहीं है, उसकी जगह पे आप हमको खाली एक जमीन का टुकड़ा दे दो। तो 4 स्टेजेस के अंदर पूरा का पूरा सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि का डेवलपमेंट हुआ, और इसी तरह से सब्सिडरी अलायंस को इम्प्लाई किया गया था। सबसे पहला बकरा बनता है, मैंने आपको बताया, अवध का नवाब 1765 के अंदर। अवध वॉज मेड द प्रोटेक्टोरेट स्टेट आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई के बाद अवध को प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना दिया गया। इसके बाद सबका नंबर आएगा, केक कटेगा, सब में बटेगा। मैसूर को 1799 के अंदर सब्सिडरी अलाय बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वडियार राजा को वापिस जब सत्ता के ऊपर लाया गया तो उसके साथ एक ही कारण था, तो उसको बोला गया था कि हम आपको सत्ता वापिस दे देंगे, और सत्ता देने के पीछे आपको हमारे साथ एक संधि करनी पड़ेगी जिसका नाम है सहायक संधि। अवध को 1801 के अंदर अच्छी तरह से एस्टैब्लिश किया जाता है। देखो, अवध इज वन सच स्टेट जो 1765 से ही इनके नजर में आ गया। 1856 में फाइनली अवध को एनेक्स किया जाता है डलहौजी के द्वारा। और डलहौजी एनेक्सेशन के पीछे भी बहुत उटपटांग रीजन बोलता है, जिसे बोलता है मेल एडमिनिस्ट्रेशन। बोले आपके यहाँ पे सुशासन नहीं हो रहा था, कुशासन हो रहा, और यही कुशासन का कारण देके डलहौजी पूरे के पूरे अवध जो राज्य था उसका विलय कर देगा ब्रिटिश हुकूमत के अंदर। 1801 के अंदर हमने देखा पेशवा, जब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, उसके बाद सबका नंबर लगता है और धीरे 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 जाके ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी नेटिव स्टेट्स थे उनके साथ सहायक संधि कर दी। मुद्दे की बात ये आ रही थी कि हमारे जितने भी यहाँ पे रियासतें थी वो सहायक संधि एक्सेप्ट क्यों करते थे? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस होल सब्सिडरी अलायंस? क्या कारण हो सकता है? चलो, एक तो थ्रेट परसेप्शन था, दूसरा कारण ये बोला जाता है कि
इनके पीछे का एक्सेप्टेंस का कारण था कि अंग्रेज उनको तलवार लटका के दे रहे थे कि अगर आप सहायक संधि नहीं करोगे ना, हम आपके ऊपर युद्ध कर देंगे, और युद्ध करने के बाद आपका पूरा का पूरा राज्य होगा ना, उसको एनेक्स कर देंगे। तो राजा को लगता था इससे अच्छा मैं कम से कम राजा तो रहूंगा, भले रबर स्टैम्प की तरह रहूं, ट्रू कॉपी करता रहूंगा गैजेटेड की तरह, क्या फर्क पड़ता है, बट एटलीस्ट उसका फायदा तो होगा ना उसको, राजा अपनी खुद की जो पूरा का पूरा जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट था। इसका एक कारण ये भी बोला जाता है सहायक संधि को एक्सेप्ट करने के। ओके